प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 विषय नागरिकशास्त्र। मैं के.एल. चौधरी, प्रधानाचार्य, जिला परिषद इंटर कॉलेज पाली, जनपद ललितपुर। इंटर नागरिकशास्त्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 पार्ट शामिल हैं। पार्ट ए में विश्व की समकालीन राजनीति और पार्ट बी में स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत आज का अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को समझने के लिए थोड़ा सा हमको पृष्ठभूमि में जाना होगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हम देश के विभाजन और हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ था उस परिप्रेक्ष्य में ही हमको ये समझना है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। कुछ सवाल हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, या हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्यों आवश्यक है, राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां थीं, क्या समस्याएं थीं जिससे राष्ट्र निर्माण नहीं हो पा रहा था, कैसे उन चुनौतियों से निपटा गया, क्या आज वो चुनौतियां हैं और अगर हैं तो कितनी हैं, उनको कैसे उनसे निपटा जाए। ये हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार की अगर हम विचार प्रश्न प्रकट करेंगे तो हम इस अध्याय को बहुत बाखूबी से समझ सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसमें 3 टॉपिक हैं। इस पाठ का सार 3 टॉपिक हैं। एकता की समस्या, नंबर 2 लोकतांत्रिकरण और नंबर 3 आर्थिक विकास। हमारा पूरा अध्याय इन 3 पॉइंटों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। सर्वप्रथम हमको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ समझने के लिए हमको राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। नेशन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जनजाति या जाति समूह, अर्थात एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनी साझा संस्कृति के बारे में क्या राय रखते हैं, कितना उससे प्रेम करते हैं, उस देश के प्रति, अपनी संस्थाओं के प्रति, अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं। अगर हम आसान भाषा में इसको समझें तो राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मतलब है कि राष्ट्रीयता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और भावात्मक अवधारणा है जो हमको एक दूसरे से जोड़े रहती है। हम उस सोच के आधार पर एक शक्तिशाली समूह या राष्ट्र समूह के रूप में हम उसका अनुभव करते हैं और हम देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर सभी को समान समझते हैं और अपने देश पर गर्व करते हैं।
देश के लिए जान देते हैं और देश के लिए जान लेते हैं। तो राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मतलब है कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक धारणा, एक ऐसा एहसास जो हमको एक नागरिक और दूसरे नागरिक से जोड़े रहती है और हम उस पर गर्व करते हैं, उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार करते हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझ गए, क्योंकि राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण हम गुलाम हो गए। क्योंकि पहले आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के पहले हम राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित नहीं थे, हम एक नहीं थे। इस कारण हमें गुलाम बनाया गया। कई शक्तियां, विदेशी शक्तियां भारत में आईं और हमको गुलाम बनाया। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो आज़ादी हमको मिली वो राष्ट्रवाद के कारण ही मिली। और आज हमारा जो देश है, जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा देश, ये शक्तिशाली देश, ये राष्ट्रवाद के कारण ही है, देश प्रेम के कारण ही है। अगर ऐसी भावना हमारे अंदर ना हो, हम फिर से गुलाम हो जाएं, हम फिर से बिखर जाएं। वो तो एक ऐसी विचारधारा है जैसे मकान को बनाते समय सीमेंट का प्रयोग किया जाता है कि सीमेंट, मिट्टी, कंकड़, ईंट, लोहा, इन सबको जोड़े रहता है। इसी प्रकार से एक राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद हम सबको जोड़े रहता है। तो इसका निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण और अच्छी तरह से हो, इस पाठ का महत्वपूर्ण सार है राष्ट्र निर्माण। अब राष्ट्र निर्माण नहीं हो पा रहा है तो चुनौतियां हैं कि भाई हमको राष्ट्र निर्माण करना है। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हमको दूर करना है। तो हम बिल्कुल सहज अर्थ में हमको समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण बहुत आवश्यक है, राष्ट्रवाद बहुत आवश्यक है। और राष्ट्रवाद के कारण हमको राष्ट्र निर्माण करना है, हमको राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना है लोगों में, और अच्छे से पैदा करना है, जिससे कि हमारा देश ताकतवर राष्ट्र बन सके। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना होगा। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था। एक तरफ तो हम खुशी मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये विभाजन अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर यह विभाजन किया। इस विभाजन के दौरान भारत के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। वो इतनी विकराल हो गई थी कि राष्ट्र निर्माण के लिए खतरा थी। उन समस्याओं पर कैसे विजय पाई जाए, कैसे हम आगे बढ़ें, इन समस्याओं का हल करें, ये महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हमको बारीकी से समझना है। आजादी की पूर्व संध्या भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी प्रस्तुत किया। और इस भाषण में एक अखंड भारत, एक सशक्त भारत, एक विकसित भारत की परिकल्पना थी। यह भाषण ट्रस्ट विथ डेंसिटी सदी का सर्वश्रेष्ठ भाषण माना जाता है। इस भाषण में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम एक अच्छे राष्ट्र बने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में उभरे। एकता की समस्या, जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि इस अध्याय को समझने के लिए हमको 3 पॉइंट पर
ध्यान फोकस करना है। और अगर हम इन पर ध्यान फोकस करके इनको बारी बारी करके एक एक करके इनको अगर हम समझ जाते हैं तो हमको ये पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। एकीकरण की समस्या, क्योंकि जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, भारत के समक्ष चुनौतियाँ, जैसी भारत आज़ाद हुआ उसके समक्ष चुनौतियाँ क्या थी? राष्ट्र एकीकरण की चुनौती। इसमें 3 टॉपिक हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। एकीकरण की समस्या, एकीकरण की समस्या में ये आप जो देख रहे हैं, विभाजन की वसीयत, शरणार्थी पुनर्वास चुनौती, देसी रियासतों का विलय, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़, इनको टॉपिकों को हमको क्रमबद्ध तरीके से अच्छी तरह से समझना है। विभाजन की वसीयत, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि विभाजन जैसे हुआ विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। शरणार्थी, लाखों की संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। हालांकि कुछ शरणार्थी यहाँ से बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान, उसमें भी गए। इतनी विचित्र स्थिति देखने को मिली कि एक चुनौती बनकर भारत के सामने आई। तो इनका हमको पुनर्वास करना था, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करनी थी। देसी रियासतों का विलय, जैसा कि हमको स्पष्ट है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया। 1857 में कुछ देसी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेज अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर हमें हिंदुस्तान पर ज़्यादा देर तक शासन करना है तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना ही होगा। उन्होंने इन देसी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की, इनको विशेष रियायतें प्रदान की, आम लोगों से अलग दर्जा इनको प्रदान किया, क्योंकि ये हमको सपोर्ट करें, अर्थात अंग्रेजों को सपोर्ट करें। भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थीं। जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, एक अखंड भारत, एक विशाल भारत का सपना था। इस सपना को साकार करना था, तो अधिकांश देसी रियासतें भारत में विलय हो चुकी थी। आप ये देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर अधिकांश देसी रियासतों को भारत में विलय करा लिया और उनका साथ दिया था उनके गृह सचिव बीपी मेनन ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है अखंड भारत में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जर्मनी में विश्व मार्ग से की जाती है। जैसे जर्मनी में विश्व मार्ग ने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। तो लगभग अधिकांश देसी रियासतें भारत में विलय उन्होंने कर लिया था। कुछ देसी रियासतें ऐसी थीं कि जिनकी विलय में काफ़ी
समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनको विलय कराया गया। एक अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए, एक ताकतवर राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए, एक विशाल राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए, तो उनको हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। हैदराबाद आप दिख रहे हैं, इस मानचित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। हैदराबाद उस समय की सबसे बड़ी देशी रियासत थी। 1,40,00,000 जिसकी जनसंख्या थी, और यहाँ का जो शासक था वो था निजाम उस्मान अली। उस्मान अली हैदराबाद का निजाम। शान और शौकत से जीवन यापन करता था। बताया जाता है कि कोहिनूर हीरो को वो पेपर बेट के रूप में इस्तेमाल करता था। इतना शान और शौकत भरा उसका शासन था। वो ये सोचता था कि अगर हम हिंदुस्तान में हमने विलय कर लिया तो हमारा ये पूरा शान शौकत, ये हमारी पूरी रियासत चली जाएगी और हमको एक आम आदमी की तरह जीवन यापन करना पड़ेगा। ये उसकी सोच थी। और एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि हैदराबाद के निजाम के संबंध पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा था कि आप या तो स्वतंत्र रहें या फिर जो है हमसे मिल जाएं। अब कल्पना करिए कि अगर यहाँ पर किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप हो जाता तो आज कितनी बड़ी समस्या। इसमें 85% जनता हिंदू थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अथक प्रयास से साम दाम दंड भेद की नीति के द्वारा हैदराबाद को भारत के संग में विलय 18 सितंबर 1948 को कराया गया। ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत इस देशी रियासत का गठन विलय शक्ति के द्वारा कराया गया। जूनागढ़ आज गुजरात क्षेत्र में के अंतर्गत आता है जी। पहले ये सौराष्ट्र के नाम से जाना था। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये जूनागढ़ रियासत हुआ करती थी, जहां का शासक महावत खां था और 80% जनसंख्या हिंदू थी। एक रोचक बात तुम ये बता दें कि ये शासक भी विलासी था। इसे कुत्ते पालने का बहुत शौक था। कुत्तों के बर्थडे पर अमीर लोगों को बुलाया करता था, और जब भी इसकी राज्य की इसकी रियासत की दशा बहुत खराब थी, गरीबी भुखमरी थी, और ये रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। घोषणा की जा चुकी थी पाकिस्तान में मिलने की, लेकिन वहीं ऐसी परिस्थितियां कुछ बनी जिसके कारण यहाँ पर जन्म संग्रह कराया गया, और जन्म संग्रह में 99% जनता ने भारत के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान किया, अर्थात भारत में मिलने की बात कही। ये देशी रियासत को भी भारत के संग में शामिल किया गया। भारत स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर का शासक महाराजा हरि सिंह ने यह निश्चित
निश्चित किया था कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे और ना हिंदुस्तान में जाएंगे। लेकिन वहीं इसका झुकाव, कहते 1 साल का एग्रीमेंट भी हो गया था पाकिस्तान में जाने के लिए। 1 साल का एग्रीमेंट का था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। ऐसी विचित्र स्थिति वहां पर बनी कि भारत में नहीं मिलना चाहा, पाकिस्तान से उसकी बात चल रही थी मिलने की। इसी स्थिति का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान ने अपनी कबीलाई फौज के द्वारा जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक हुआ, महाराजा हरि सिंह के होश ठिकाने आए और उस कबीलाई फौज ने अत्याचार किया जम्मू कश्मीर की जनता पर। और ये मान के चलिए कि लगभग इतना क्षेत्र पाकिस्तान ने कबीलाई फौज के माध्यम से इस पर कब्जा कर लिया। जैसे ही महाराजा हरि सिंह नेहरू जी को पटेल के पास आए तो पटेल का नजरिया बिल्कुल अलग था। पटेल सोचते थे कि पूरी तरह से इनको विलय करा दिया जाए, जबकि नेहरू जी ने थोड़ा सा इसमें विलंब किया और परिस्थिति ऐसी बनी कि मामला यूएन में चला गया और यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश दे दिए गए। लेकिन ये रियासत भारत में कुछ प्रतिबंधों के साथ शामिल हो गई। ये समस्या नासूर बन गई थी। वर्तमान सरकार ने इस समस्या का समाधान किया और जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी समस्या है, अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा अधिकृत कश्मीर है, एक समस्या है। इस समस्या का समाधान भविष्य में होकर ही रहेगा, ऐसा राष्ट्रवादी होने के नाते मेरा विश्वास है। नेक्स्ट, मणिपुर। खूबसूरत वादियों में बसा मणिपुर अंग्रेजों के समय एक स्वतंत्र देशी रियासत थी। इस स्वतंत्र देशी रियासत को भी सन 1949 में वहां के शासक बोधचंद सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर इसको भी भारतीय संघ में शामिल कर दिया। विद्यार्थी प्रश्न उठता है कि अगर ये देशी रियासतें भारत में शामिल ना होती तो क्या होता, क्या स्थिति पैदा होती। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के इस मुद्दे को क्लियर करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम अफ्रीकी महाद्वीप में छोटे छोटे राष्ट्र देखते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसी स्थिति भारत की होती, भारत का कोई वजूद न होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीपी मेनन जैसे राष्ट्रवादी लौह पुरुष निडर देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति महापुरुष ना होते तो स्थिति अफ्रीकी महाद्वीप के देशों जैसी स्थिति होती। अंग्रेज ये व्यवस्था कर रहे थे कि हिंदुस्तान में मिलना चाहें तो हिंदुस्तान में मिले देशी रियासतें, पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिले, और अगर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें तो बना सकती हैं। इसी वजह से, इसी कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि फूट डालो और शासन करो, आपस में लड़ाओ और फिर शासन करो, ये उनकी एक पॉलिसी थी।
तो हमारा एक अखंड भारत का सपना साकार होगा। महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये हमने लगभग एकीकरण की समस्या को समझा। हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान औपचारिक रूप से तो लागू हो गया, क्या आंतरिक और वास्तविक या व्यवहारिक रूप से भारत का संविधान, जो संविधान की भाषा है, संविधान की भावना है, उसके हिसाब से क्या भारत का संविधान लागू हो पाया है? इसे कहते हैं लोकतांत्रिकरण। जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो भारत में सूबों का निर्माण किया था, राज्यों का जो निर्माण किया था, या वो मतलब बनाए थे अपने सुविधा के हिसाब से, जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं था। जनता को कितनी दूर जाना है अपना कार्य कराने के लिए, ये बड़ी उनको किसी प्रकार से अंग्रेजों को इससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम 1948 में एक समिति बनाई गई कि राज्यों का पुनर्गठन हो। उस समिति में स्पष्ट था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा। अगर भाषा के आधार पर होगा तो फिर विभिन्न प्रांत बन जाएंगे। तो उस समिति में स्पष्ट तौर से ये कह दिया गया राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा। लेकिन दक्षिण के तेलुगु भाषी क्षेत्र के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री रामल्लू ने आंदोलन छिड़ा और उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात रखी और आंदोलन बहुत जबरदस्त उन्होंने किया। 56 दिन की भूख हड़ताल की श्री रामल्लू ने, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात भारत सरकार भयभीत हो गई और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन एपी 1953 में कर दिया। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर। इसीलिए प्रश्न बनता है कि आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था जो भाषा के आधार पर बना, इसका गठन भाषा के आधार पर। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना या गठन किया गया। 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके पश्चात बंबई से गुजरात अलग किया गया, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, और वर्तमान में तेलंगाना को भी अलग राज्य बनाया गया। क्योंकि राष्ट्र निर्माण को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सरकार जनता
क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही ये फैसले लेती है जिससे कि राष्ट्र निर्माण हो। जनता क्या चाहती है? जनता की सुविधा होगी, क्षेत्र की जनता की सुविधा होगी, तो फिर वो राष्ट्र को राष्ट्र समझेंगे, वो अपनी निष्ठाएं प्रदान करेंगे, वो देश प्रेम की भावना रखेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र, जैसा कि हम सब पढ़ते हैं कि आज कई ऐसी चुनौतियां हैं राष्ट्र निर्माण में, जैसे कि भुखमरी, बेरोजगारी, असमानता। इसके कारण हमारा जो भारत का संविधान है, उसकी संस्थाएं पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पा रही। जैसे चुनाव है तो चुनाव में वोट गिरे जाते हैं, खरीद फरोख्त होती है, मतदान का गिरता प्रतिशत, अच्छे नेता न चुन करके आना, सरकार के प्रति उपेक्षा का भाव, अपराधीकरण, नेता राजनीति में गंदी जबान, भ्रष्टाचार। इससे जनता में आक्रोश व्याप्त है, जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। अगर ये चीजें समाप्त हो जाती हैं तो एक सशक्त, ताकतवर लोकतंत्र बनेगा, राजनीतिक लोकतंत्र सशक्त लोकतंत्र बनेगा। तो राजनीतिक भागीदारी और प्रजातांत्रिक मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, एकता, अखंडता, सक्रिय भागीदारी। क्योंकि जितनी सक्रिय भागीदारी जनता के द्वारा प्राप्त होगी सरकार को, सरकार उतनी सशक्त होगी और उतना ही राष्ट्र निर्माण। आर्थिक विकास, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट की कोई कीमत नहीं होती। क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो गया, क्या भारत में आर्थिक लोकतंत्र है, आर्थिक समता है? नहीं। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो लोकतंत्र चलना मुश्किल है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बरकरार रहेंगी, राष्ट्र निर्माण नहीं हो पाएगा। आज हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन में करोड़ों की संख्या में मजदूरी दर दर होगी। वो क्या सोचते होंगे राष्ट्र के बारे में? क्या सोचते होंगे? क्या निष्ठाएं प्रदान करते होंगे? लेकिन हाँ, वो भी फिर भी निष्ठाएं प्रदान करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्थिक असमानता बहुत जरूरी है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना बहुत जरूरी है। लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं मिले की प्राप्ति हो, आसान हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, न्याय। नहीं तो भारत का लोकतंत्र खोखला हो जाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो, क्रय शक्ति लोगों की बढ़े, एक सशक्त लोकतंत्र बनकर के उभरे। क्योंकि हम अब कब तक विकासशील राष्ट्र कब तक रहेगा हमारा? कब हमारा सपना होगा कि हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र हो, एक सुपर पावर बने? ये कुछ समस्याएं हैं जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिए चुनौती है। राष्ट्र निर्माण में देश का संसाधन है, उसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिले। अगर ऐसा संभव हो पाएगा तो हमारा राष्ट्र एक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में उभरेगा और हमारा राष्ट्र सशक्त राष्ट्र और विकसित राष्ट्र बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस अध्याय को समझने के बाद हमारा एक उद्देश्य है कि हम ये अध्याय आपको क्यों समझा रहे हैं, आप क्यों समझ रहे हैं।
उसका मुख्य उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, परीक्षा विशेष पर। इंटर नागरिक शास्त्र का जो प्रश्न पत्र है वो एक लेंदी प्रश्न पत्र होता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसका मैंने यहाँ अंक लिखा हुआ है, कितनी उनकी संख्या है, कितने प्रश्न आते हैं और शब्द सीमा, इनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1 नंबर का प्रश्न है और प्रश्नों की संख्या है 10। इसमें शब्द सीमा कोई नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा आपको कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई, तो सीधा सीधा लिखना 53, सी आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? 2 अंक है और 10 प्रश्न आती परीक्षा में, और शब्द सीमा है 10 शब्द या 15 शब्द। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? 5 अंक का एक प्रश्न है और इनकी संख्या है 6 और शब्द सीमा 50 शब्द। एक उत्तर तर्क में होना चाहिए, क्रमबद्धता का ध्यान हो। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संघ में हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ? 6 नंबर का प्रश्न है और उनकी संख्या है 4, हमको लिखना है 150 शब्द। 5वां प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न, प्रश्नों की संख्या रहेगी 2 और 2 से 50 शब्द में हमको उत्तर लिखना है। ध्यान रहे कि सार गर्भित लिखें, अच्छा लिखें, दोहराएं नहीं और किसी भी तथ्य को छोड़ें नहीं, तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 95, 98, 94 इस प्रकार के नंबर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो मैंने जो नागरिक शास्त्र अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर जे लेक्चर तैयार किया है, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे अंक आएंगे और एक अच्छे नागरिक के निर्माण में ये मेरा भाषण काम आएगा। एक राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचेंगे, निष्ठाएं प्रदान करेंगे और आपका जीवन सफल होगा। एक अच्छी सोच के नागरिक बनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अध्यापन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।